मोदी के जीवन का वो काला पन्ना जो मोदी चाह करके भी नहीं मिटा सकते हैं। जब गुजरात के सीएम थे मोदी, तो एक काला दिन भी उनके जीवन में आया था। जब गुजरात में रेप हुए, मर्डर हुआ, मुसलमानों के घर जला दिए गए, यहां तक कि हिंदू भी नहीं बच पाए। सभी लोग जल रहे थे, सभी लोग मर रहे थे, यहां तक कि एक ट्रेन को भी जलाया गया था जिसमें 59 लोग जल करके, उबल करके भीतर ही भीतर मर गए। दंगा इतना भयानक था कि कोई सोच नहीं सकता था। यहां तक कि इसी दंगे को लेकर के पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुच्चर ऑफ गुजरात कह दिया। यह दंगा काफी भयावह था, पर इसकी सच्चाई आज हम जानने वाले हैं कि क्या थी और क्या किस तरीके से वो भयानक घटना शुरू हुई और उसका अंजाम क्या हुआ। इस कहानी के शुरुआत होने से पहले हम आपको लेकर के चलते हैं ताकि आपको सब कुछ क्लियरिटी के साथ पता चले। देखिए, हम चलते हैं उस वक्त जब बाबरी मस्जिद गिरा दी जाती है। बाबरी मस्जिद गिरा दी जाती है और उसके कई साल बाद जाकर के विश्व हिंदू परिषद एक यज्ञ का आयोजन करता है। वो यज्ञ वहीं होना था जहां पहले कभी बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। इस यज्ञ का नाम दिया जाता है पूर्ण आहुति यज्ञ। इस यज्ञ में लोगों को बुलाया जाता है। हजारों की तादाद में कारसेवक उस यज्ञ में सम्मिलित होने वहां पर पहुंचते हैं। यज्ञ होता भी है और संपन्न भी हो जाता है। उसके बाद अयोध्या से, जहां पे बाबरी मस्जिद थी, वहां से फिर रिटर्न होने का समय आता है लोगों का, क्योंकि वहां से गुजरात एक ट्रेन जाती थी जिस ट्रेन का नाम था साबरमती एक्सप्रेस। ये ट्रेन मुजफ्फरपुर से यात्रा शुरू करती थी और अहमदाबाद तक जाती थी। तभी इस ट्रेन में 2000 के लगभग कारसेवक चढ़ जाते हैं गुजरात जाने के लिए और ट्रेन वहां से खुलती है। 27 फरवरी 2002 सुबह करीबन 6 बज रहे होंगे, साबरमती एक्सप्रेस दाहोद रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। वहां पे एक घटना सामने आती है। एक बोगी, जिसको डिब्बा कहा जाता है, एक डिब्बे में एक मुस्लिम चाय वाला चाय लेकर के चढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन जो बोगी में, जो डिब्बे में लोग रहते हैं, उनसे और चाय वाले की बहस हो जाती है और बहस होने के बाद चाय वाला नहीं घुस पाता है। चाय वाले और बोगी वालों में जबरदस्त बहस होती है। उसके बाद चाय वाला चढ़ नहीं पाता है। ट्रेन आगे निकलने को होती है और ये चाय वाला उसी स्टेशन पर से फोन करता है गोधरा स्टेशन पर, और यहां से कहानी में ट्विस्ट आता है। दाहोद स्टेशन से करीब 1.5 घंटे की सफर पूरा कर करके साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन पर पहुंचती है, जहां पर वो चाय वाला फोन किया होता है। जांच की रिपोर्ट के अनुसार जब ट्रेन खुलने वाली होती है तभी ट्रेन का चैन पुलिंग कर दिया जाता है और ट्रेन को रोक दिया जाता है। देखते ही देखते ट्रेन पर पथराव शुरू हो जाते हैं। पथराव देखते ही देखते भयंकर रूप लेने लगता है और साथ ही साथ उस ट्रेन के एक कोच में आग लगा दी जाती है। कोच का नंबर होता है S6। इसी कोच में आग लगा दी जाती है। देखते ही देखते जो ट्रेन के अंदर लोग रहते हैं वो खिड़की बंद कर लेते हैं, लेकिन आग पूर्णतः फैल जाती है और उस कोच में जितने भी लोग होते हैं, बहुतायत लोग मारे जाते हैं। लगभग कहा जाता है कि 59 लोगों की मौत उसमें जलने की वजह से हो गई थी। अब यहां से स्टोरी में एक और ट्विस्ट आता है, क्योंकि उस ट्रेन में कारसेवक थे और उनकी जला करके हत्या कर दिया जाना, ये बहुत बुरा लगा लोगों को। खास तौर से जो एक कम्युनिटी के लोग थे, अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो हिंदू कम्युनिटी के लोगों को बहुत हद तक बुरा लगा कि हमारे भाई जो आ रहे थे यज्ञ संपन्न करा के, उनको जला दिया गया। और देखते ही देखते मामला धीरे धीरे बढ़ने लगा। इधर प्रशासन के भी कानों में कुछ कुछ जाने लगा कि कुछ तो होने वाला है। एक अजीब सा माहौल बनने लगा जब से वो ट्रेन जली थी। कहा जाता है कि उस समय गुजरात बंद का भी ऐलान कर दिया गया ट्रेन जलने के बाद।
अगले दिन सुबह सुबह ट्रेन चली। उसके अगले दिन सुबह सुबह नरोदा गांव में हलचल तेज होने लगी। वहां पर लोग जाकर के दुकानें बंद करवाने लगे। धीरे धीरे बंद करवाते करवाते लोग भड़कने लगे। वहां पर धीरे धीरे माहौल बिगड़ने लगा। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होने लगी और एक समय ऐसा आया कि भीड़ पत्थर भी चलाने लगी। पत्थर चलाते चलाते एक बाइक आगजनी हुई और सब कुछ विध्वंस कर दिया गया। नरोदा गांव में देखते ही देखते 11 लोगों की मौत हो गई। यह घटना की पहली शुरुआत थी। फिर उसके बाद नरोदा पाटिया में भी कुछ इसी प्रकार की घटना देखने को मिली और देखते ही देखते बहुत बुरी कंडीशन हो गई लोगों की। नरोदा पाटिया में 97 लोगों की जान चली गई। मामला अब धीरे धीरे हाथ से निकल रहा था। ये जो नरोदा की घटना थी, इस पे एक स्पेशल एसआईटी टीम गठित की गई थी और इसके बाद इसमें जांच भी हुई, जिसमें इसने पाया कि बीजेपी के कुछ नेता हैं वो इसमें सम्मिलित थे। लोगों को भड़काने में इनकी सहयोगिता थी। एसआईटी ने माया कोडन्नी को मुख्य षड्यंत्रकर्ता घोषित किया था। गुजरात दंगों की जो शुरुआत हुई थी नरोदा गांव से हुई थी और देखते ही देखते इतना माहौल बदला था कि 27 शहरों में और कस्बों में पूरा कर्फ्यू लगा दिया गया, बंद कर दिया गया हर एक चीज। लेकिन फिर भी घटना बढ़ती जा रही थी। जांच में 327 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। मामला क्योंकि कोर्ट में पहुंच चुका था, 2012 में एसआईटी मामलों में विशेष अदालत ने माया कोडमानी और बाबू बजरंगी को हत्या और षड्यंत्र रचने के रूप में दोषी पाया और इनसे जुड़े 32 और लोगों को दोषी बनाया गया और इन्हें जेल हुई। लेकिन इसी फैसले को हाई कोर्ट में फिर से चैलेंज किया जाता है और इस बार सब कुछ बदल जाता है। गुजरात का जो नरोदा गांव केस है, अहमदाबाद के एक विशिष्ट कोर्ट में जाता है। मामला 20 अप्रैल 2023 अभी हाल ही में एक स्पेशल कोर्ट में माया कोडमानी और बाबू बजरंगी सहित जो सभी लोगों को आरोपी बनाया गया था, इन सभी लोगों को कोर्ट के द्वारा छोड़ दिया जाता है क्योंकि इनके पास पर्याप्त सबूत नहीं होता है जिसके दम पर उन्हें जेल या फिर उन्हें दोषी करार दिया जा सके। सितंबर 2017 में हाल ही में अमित शाह माया कोडनानी के पक्ष में गुजरात में माया कोडनानी के बचाव के पक्ष में प्रस्तुत हुए थे कोर्ट के सामने और अपनी गवाही दी थी। जो माया कोडनानी है वो एक समय पे मोदी सरकार की ही एक मंत्री थी जिन पे आरोप लगा था। ये जो गोधरा में घटना हुई थी ट्रेन वाली, इसी घटना ने पूरे गुजरात में तहलका मचा करके रख दिया था। गोधरा कांड में कहा जाता है कि 1044 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें कि 790 मुसलमान थे और 254 हिंदू थे। लेकिन एक बात और समझ लीजिए कि ये सब जो भी जितनी भी मृत्यु के आंकड़े हैं ना, ये एक सिर्फ और सिर्फ कागजी हैं, क्योंकि धरातल पे जो हालात हुए थे वो बिल्कुल भिन्न थे। कहा जाता है कि ये हालात बहुत ही खराब हो गए थे। लेकिन बात यह है कि हम उसी बातों को लेकर के चल सकते हैं, उसी बातों को बोल सकते हैं जो कि ऑफिशियली आई हुई है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट हम मान सकते हैं कि इतने लोगों की इतनी मृत्यु हुई थी। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि अभी और ज्यादा हुआ था। जो उपद्रवी थे, जो ये सब कर रहे थे, उन्होंने एक अल्पसंख्यकों की सोसाइटी थी जिस सोसाइटी का नाम था गुलबर्ग सोसाइटी। यहाँ पर कांग्रेस के एक सांसद भी रहा करते थे जिनका नाम था एहसान जाफरी। इनके साथ साथ 69 और लोगों को इस सोसाइटी में मार दिया गया था, जिसमें कहा जाता है कि 31 लोग लापता हो गए थे। वो कहाँ गए कोई नहीं जानता था। इतना भीषण ये जो चल रहा था वो प्रोग्राम था, जो भी था इतना भीषण और गंदा था। साथ ही साथ जो मैं अभी आपको बता रहा हूं ये सब एक पहलू मात्र है, मतलब इसके कुछ कुछ हिस्से हैं,
क्योंकि अगर आप पूरा इसे डिटेल में बात करो तो दिन भर लग जाएंगे कि क्या क्या हुआ था। एक एक बात पे हम प्रकाश नहीं डाल सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ऑथेंटिक है, उसी पे हम बात कर सकते हैं और वही आपको हम बता रहे हैं। इस मामले की जांच करने के लिए 2002 में जो नरेंद्र मोदी वहां पर थे सीएम, इन्होंने एक आयोग को भी गठित किया था, जिस आयोग का नाम दिया गया था नानावती आयोग। इस आयोग ने भी अपना रिपोर्ट पेश किया। गुजरात के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा नानावती के रिपोर्ट को पेश किए, लेकर के विधानसभा में रखा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें बताया गया कि आयोग ने ये स्पष्ट किया है, जो नानावती आयोग था उसने ये स्पष्ट किया है कि ये जो भी दंगा हुआ इसमें नेताओं का कोई भी लेना देना नहीं था और ये जो दंगे थे वो पूर्ण नियोजित नहीं थे, ये रिटेलिएशन था। मतलब जो घटना हुई थी ट्रेन के साथ, इसको देख करके लोग भड़के थे और नानावती रिपोर्ट में यही कहा गया कि इसी को देख करके लोग भड़के और ये सब दंगा हो गया। ये पहले से प्री प्लान्ड किया हुआ नहीं था। साथ ही साथ रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी तथा कई नेताओं को जिन पे लग रहे थे आरोप, सबको एक तरीके से खारिज कर दिया कि इन लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है। साथ ही साथ ये भी बताया पुलिस के ऊपर कि पुलिस ने कार्रवाई तो की, लेकिन पुलिस के पास पर्याप्त साधन नहीं थे, पुलिस के पास पर्याप्त उतने लोग नहीं मौजूद थे उस समय, जिससे कि उस दंगे को पूर्णतः कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि दंगा बहुत भारी मात्रा में हो रहा था, अनकंट्रोल्ड था। पुलिस की संख्या कम थी और दंगाइयों की संख्या काफी अधिक थी, इसीलिए नहीं कंट्रोल कर पाए पुलिस। लेकिन इसी आयोग ने यह भी कहा था कि कहीं कहीं पर पुलिस ने इतनी तत्परता नहीं दिखाई कि इस दंगे को कंट्रोल किया जा सके, यानी पुलिस की भी इस रिपोर्ट में निंदा की गई थी। लगभग 3000 पन्नों की ये रिपोर्ट बनाई गई थी, जिसमें 3 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बातें की गई थी, जिसमें से आरबी श्री कुमार, संजीव भट्ट और राहुल शर्मा की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे और इनके खिलाफ जांच की बात की गई थी इस रिपोर्ट में। साथ ही साथ ये तो रिपोर्ट थी जो कि दंगा हुआ था, लेकिन एक और रिपोर्ट पेश की थी पहले। नानावती आयोग ने पहले भी एक रिपोर्ट पेश की थी जो कि उस ट्रेन को लेकर के था जिस ट्रेन पे हमला हुआ, और इस ट्रेन की रिपोर्ट पर जो रिपोर्ट बनाई गई थी, इसमें कहा गया था कि जो भी ट्रेन के साथ में घटना हुई है वो पहले से ही रची हुई एक साजिश थी। हालांकि आपको मैंने शुरुआत में जो बताया था कि एक चाय वाला घुसता है और उसके बाद वो वहां से फोन करता है क्योंकि उस चाय वाले का झगड़ा हो जाता है। जरा आप इसे एक जमीनी स्तर पे समझिए कि एक चाय वाले की औकात इतनी हो सकती है क्या कि वो अगले स्टेशन पे ट्रेन का ये हालत करवा दे, दंगा करवा दे। कभी इतनी औकात हो सकती है? और मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। हालांकि कहा जाता है कि ऐसा घटना हुआ था, और भी बहुत सारे मुद्दे और भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन जो ऑफिशियल है इसी की हम बात कर रहे हैं, जो कि ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है, इसी की इस वीडियो में हम बातें बता रहे हैं। तो ये सब घटनाएं हुई थी, बहुत कुछ घटनाएं हमने इसमें पूरा नहीं बताया है। जो भी लीगल और जो भी थोड़ा सा मुझे लगा ऐसा कि इस चीज़ को हम बता सकते हैं क्योंकि ये मेन चीज़ें हैं, वो हमने आपको बताई। लेकिन अब कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचते हैं कि किसको कितने लोगों को इसमें सजा मिली। कोर्ट के अनुसार इसमें सजा 31 लोगों को दी गई, 11 लोगों को फांसी दी गई और 20 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन जिन 11 लोगों को फांसी दी गई थी, गुजरात कोर्ट ने फांसी को बदल करके फिर उम्र कैद में ही कन्वर्ट कर दिया, और हम कह सकते हैं कि ये पूर्णतः जितना भी घटना हुआ इसमें 31 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और ये था पूरा कंक्लूजन। देखिए, नानावती की जो रिपोर्ट थी इसी की वजह से मोदी के ऊपर से कलंक हटा, लेकिन आज भी बहुत सारी स्टोरियां ऐसी हैं और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि साफ कहते हैं कि मोदी का षड्यंत्र था या फिर उनकी सरकार थी तो कुछ था। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, कुछ था। और आरोप इसलिए भी आने थे क्योंकि वो प्रो हिंदू थे, मोदी प्रो हिंदू थे, और ये घटना हिंदू मुस्लिम विवाद पर ही शुरू हुआ था। ट्रेन आगजनी हिंदू मुस्लिम विवाद पर ही शुरू हुआ था।
सो उम्मीद है कि आपको पूरा सब कुछ पता चला होगा, और जो भी नहीं पता चला हमें बताइए, और आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं ये भी बताइए। जुड़े रहिए और मिलते हैं हम लोग